नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे, भारत की इस भौगोलिक यात्रा का आनंद उठा रहे होंगे। हम बात कर रहे थे भारत भूगोल के बारे में और भारत भूगोल को हम अच्छी तरह से पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे। पिछली क्लास में हमने देखा था भारत के भौगोलिक स्वरूप के वर्गीकरण में प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार को हमने 3 भागों में पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसमें हमने दक्कन का पठार देख लिया था, मध्य उच्च भूमि के पठार देख लिए थे। तो हम आज देखने वाले हैं पूर्वी पठार के बारे में। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। हम देख रहे थे प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत को हम पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे, जिसमें पठारों के आधार पर देख रहे थे, जिसमें हमने 3 आधार पर पढ़ना प्रारंभ किया था। 3 भागों में डिवाइड करके हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहले देखे दक्कन के पठार, दक्कन के पठार, फिर देखे मध्य उच्च भूमि के पठार, मध्य उच्च भूमि के पठार, और आज हम देखने वाले हैं पूर्वी पठार, पूर्वी पठार। इस प्रकार से हमने बातें की थी, दक्कन का पठार देखा था, मध्य उच्च भूमि के पठार देखे थे, और आज कौन से देखने वाले हैं, पूर्वी पठार के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिएगा पूर्वी पठार, और आज के सेशन को करते हैं शुरू पूर्वी पठार के साथ में। आज शुरू करते हैं पूर्वी पठार से। हेडिंग डाल लीजिएगा पूर्वी पठार, पूर्वी पठार। इस पूर्वी पठार में हम कई पठारों को देखेंगे, जैसे छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार, मेघालय का पठार, जिसे कार्बी एंगलोंग का पठार भी कहते हैं। तो इसमें हम 3 पठारों को देखने वाले हैं। कौन कौन से देखेंगे, देखो नाम लिख लो उनके सभी के। पहला हम देखेंगे छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। फिर देखेंगे दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। फिर हम देखेंगे मेघालय का पठार, मेघालय या कार्बी एंगलोंग का पठार। तो इस प्रकार से हम आज की यात्रा को देखेंगे। पूर्वी पठार में छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार और मेघालय का पठार। तो इस प्रकार से आज हम देखने वाले हैं। तो पहली हेडिंग डाल लीजिएगा छोटा नागपुर का पठार, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या यहाँ का भौगोलिक स्वरूप है, उसके बारे में यहाँ की यात्रा आज करने वाले हैं। तो छोटा नागपुर की यात्रा के लिए सभी तैयार हो जाइए। तो लिख लिए छोटा नागपुर का पठार, हेडिंग डाल लीजिएगा छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। यदि बात करें कि इसकी स्थिति कहाँ पे है, तो ये झारखंड में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है, झारखंड में स्थित है। झारखंड राज्य में स्थित है। कोयला भंडारों के लिए ये प्रसिद्ध है, भारत में कोयला भंडारों के लिए ये प्रसिद्ध है, छोटा नागपुर का पठार। इसके अंदर हम 3 पठारों को देखने वाले हैं। कौन कौन से, क्रम वाइज उनको देखेंगे। तो देखो इस प्रकार से ये हमारा कौन सा है, तो छोटा नागपुर का पठार। इसमें क्रम वाइज हम 3 पठारों को देखेंगे, क्रम वाइज 3 पठारों को इसके अंदर देखने वाले हैं, जिसमें पहला होगा कोडरमा का पठार, कोडरमा का पठार। फिर देखेंगे हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार। इसमें 3 पठार स्थित है, कोडरमा का पठार, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार, रांची का पठार। इन तीनों पठारों का सम्मिलित रूप है, जो किस नाम से जाना जाता है, तो छोटा नागपुर का पठार के रूप में जाना जाता है। तो ये 3 पठार है। हजारीबाग के पठार से यदि हम देखें, छोटा नागपुर के पठार के मध्य से एक नदी निकलती है, जिसका नाम कौन सा है, दामोदर नदी। तो इस प्रकार से एक नदी निकलती है यहाँ से, नदी का नाम क्या है, दामोदर नदी, दामोदर नदी।
ये जो कोडरमा का पठार है ये कोयले भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर का पठार कोयला भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। कोयला भंडार, कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का रूर प्रदेश। भारत का रूर प्रदेश, भारत का रूर प्रदेश कहते हैं किसे? तो छोटा नागपुर के पठार को। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो रूर क्षेत्र है, रूर क्षेत्र, रूर क्षेत्र रूस का है। रूस में एक क्षेत्र है, किस नाम से? रूर नाम से। किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला भंडारों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कोयला भंडारों हेतु, भंडारों हेतु विश्व प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध कौन है? तो रूर। रूर कहाँ पे है? रूस के अंदर स्थित है, एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है? रूर। कोयला भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी तुलना भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है इसकी तुलना इसी रूस के रूर क्षेत्र से की गई, इसीलिए इसको क्या किस नाम से जाना जाता है? भारत का रूर प्रदेश कहलाता है। कौन? तो छोटा नागपुर का पठार। ये जो दामोदर नदी है, इस दामोदर नदी से कोयले का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। जल मार्ग से कोयले का निर्यात जो किया जाता है इसी दामोदर नदी से किया जाता है, इसीलिए इस दामोदर नदी को कहते हैं भारत की राइन। भारत की राइन नदी कहते हैं। और ये जो राइन नदी है, ये राइन नदी कहाँ की है वो देखो। राइन नदी, राइन नदी जर्मनी की प्रमुख नदी है। राइन नदी कहाँ की प्रमुख नदी है? जर्मनी की प्रमुख नदी है। राइन नदी जर्मनी की प्रमुख नदी है जहां से कोयले का निर्यात किया जाता है, इसीलिए इस जो दामोदर नदी की तुलना भी किससे की गई है? राइन नदी से की गई है, तो इसीलिए दामोदर नदी को भारत की राइन नदी कहते हैं। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ये जो छोटा नागपुर का पठार है 3 भागों में मिला हुआ है। कोडरमा का पठार, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। इन तीनों का सम्मिलित रूप कहलाता है छोटा नागपुर का पठार। जिला कौन सा? झारखंड जिले में ये स्थित है। छोटा नागपुर का पठार कोयले भंडारों के लिए भारत में प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, क्योंकि रूर प्रदेश रूस में स्थित है जो कोयला भंडारों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। फिर बात करें कि इस पठार से एक नदी निकलती है, नदी कौन सी? तो दामोदर नदी यहाँ से निकलती है। दामोदर नदी, दामोदर नदी से यहाँ कोयले का निर्यात किया जाता है। सर्वाधिक निर्यात जलमार्ग से जो किया जाता है दामोदर नदी से किया जाता है, इसीलिए दामोदर नदी को भारत की राइन नदी कहते हैं। ये राइन नदी कहाँ की है? जर्मनी की प्रमुख नदी है जहाँ से कोयले का निर्यात किया जाता है। तो आप इस बारे में समझ गए होंगे ये कौन सी नदी के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक प्रमुख पर्वत चोटी भी है। छोटा नागपुर के पठार की प्रमुख पर्वत चोटी जिसका नाम है पारसनाथ पहाड़ी। क्या नाम है? पारसनाथ पर्वत चोटी। पारसनाथ पर्वत चोटी, पारसनाथ पर्वत चोटी जैन समुदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। ये जो पारसनाथ पर्वत चोटी है छोटा नागपुर के पठार की सर्वोच्च चोटी है, और ये जो पारसनाथ है जैन समुदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। पिछले साल ये पारसनाथ पर्यटकों को लेकर के चर्चा में भी रहा है, खबरों में चर्चा में रहा है। ये पारसनाथ का जो पहाड़ है, पारसनाथ ये तीर्थ स्थल किनका है? तो जैनों का, जैन समुदाय का तीर्थ स्थल है पारसनाथ। पारसनाथ पिछले साल पर्यटकों को लेकर के चर्चा में रहा था। तो इस प्रकार से हमने किसके बारे में देखा? छोटा नागपुर का पठार, इसका एक हमने खाका देखा है। अब इसके बारे में डिटेल से चर्चा लिख लेते हैं। तो आप इसके बारे से ऐसा डायग्राम आपने बना लिया होगा, यदि नहीं बनाया है तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में पढ़ना आपको आसान हो जाए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या डिटेल है। बाकी लगभग डिटेल हमने देख लिया, इसको नोट्स के रूप में लिखना है तो अपने लिखना प्रारंभ करते हैं। तो ये आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। छोटा नागपुर का पठार स्थिति कहाँ पे है? झारखंड राज्य में स्थित है। 3 पठारों का सम्मिलित रूप है। कौन कौन सा? कोडरमा का पठार, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। तीनों पठारों का सम्मिलित रूप किस नाम से जाना जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थिति कहाँ पे है? तो झारखंड राज्य में स्थित है। 3 पठारों का सम्मिलित रूप कौन कौन है? क्रमशः ये क्रमशः कौन कौन से है? तो पहला कोडरमा का पठार, कोडरमा का पठार। दूसरा कौन है? हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार। और तीसरा कौन? रांची का पठार, रांची का पठार। इन तीनों का क्या है? ये सम्मिलित रूप है।
सम्मिलित रूप है। छोटा नागपुर का पठार, कोडरमा का पठार, हजारीबाग का पठार, रांची का पठार, इन तीनों का क्या है? सम्मिलित रूप है। अब बात करते हैं यहाँ से किस नदी का उद्गम, कौन सी नदी निकलती है, तो लिखेंगे इसके मध्य से दामोदर नदी प्रवाहित होती है, जिससे कोयले का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। इसीलिए दामोदर नदी को भारत की राइन नदी कहते हैं। ये जो राइन नदी है कहाँ की प्रमुख नदी है? जर्मनी की प्रमुख नदी है। ये भी आप देख लेना। राइन क्षेत्र है कहाँ का है? तो ये भी जर्मनी का क्षेत्र है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हो। तो इसके बारे में लिख लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब हम आगे बात करते हैं। ये लिख लिया होगा। अब बात करते हैं इस छोटा नागपुर के पठार। यह क्षेत्र कोयला भंडारों हेतु प्रसिद्ध है। इसलिए इसे भारत का रूर क्षेत्र कहते हैं या रूर प्रदेश कहते हैं। ये जो रूर प्रदेश है, रूर प्रदेश कहाँ का प्रमुख है? तो जर्मनी का प्रमुख क्षेत्र है। जर्मनी का कोयला भंडार का कौन है? रूर क्षेत्र, रूर प्रदेश। तो इसके बारे में आपने लिख लिया होगा, समझ गए होंगे कि ये कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? भारत का रूर प्रदेश। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं, तो किसे कहेंगे? छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। क्यों कहते हैं? कोयला भंडार के कारण इसे क्या कहते हैं? भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। बात करते हैं यहाँ की सर्वोच्च चोटी के बारे में। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ पर्वत चोटी। पारसनाथ शिखर यहाँ का क्या है? सर्वोच्च शिखर है। ये जो पारसनाथ शिखर है इसी क्या किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जैन समुदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो ये भी आप ध्यान में रख लेना। जैन समुदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन है? पारसनाथ, जो इसी छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। तो ये भी आप देख सकते हो। तो ये भी आपने लिख लिया होगा। तो ये हमने बात किसके बारे में की? तो छोटा नागपुर के पठार के बारे में हमने बात की। इसके बारे में आपने लिख लिया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बढ़ते हैं आगे। तो ये लिख लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले पठार के बारे में। पूर्वी पठार में दूसरा पठार दंडकारण्य का पठार, जिसके बारे में अब हम चर्चा करने वाले। तो शुरू करते हैं दंडकारण्य का पठार। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार दंडकारण्य का पठार 3 राज्यों में स्थित है। कौन कौन से राज्य है? ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में ये स्थित है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यहाँ पर इसका क्या है? विस्तार है। पूछा जाता है कि दंडकारण्य का पठार का विस्तार स्थित है कौन से
राज्यों में इसका विस्तार है। ओडिशा में है, छत्तीसगढ़ में है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसका क्या है, विस्तार है। यहाँ से एक ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा दंडकारण्य क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? दंडकारण्य क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर सर्वाधिक टिन के भंडार मिलते हैं। तो टिन के भंडारों हेतु प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है कौन? तो दंडकारण्य का पठार टिन के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है, बस्तर क्षेत्र। बस्तर क्षेत्र, ये जो बस्तर क्षेत्र है किसके लिए प्रसिद्ध है? टिन के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। टिन के भंडारों के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो दंडकारण्य का पठार प्रसिद्ध है। और उसके बाद में ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नक्सलवाद के लिए, नक्सलवाद के लिए प्रसिद्ध। सर्वाधिक नक्सलवाद इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिए हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक नक्सलवादी क्षेत्र है। तो नक्सलवाद जो है वो सर्वाधिक छत्तीसगढ़ या दंडकारण्य के पठार में पाया जाता है। जंगली क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है जहाँ पर सर्वाधिक कौन रहते हैं? नक्सली यहाँ पे रहते हैं। ये हमने बात किसके बारे में की? दंडकारण्य के पठार के बारे में बात की। इसके लिए इतने ही डिटेल है। अब हम देखते हैं आगे मेघालय या कार्बी एंगलों का पठार देखने वाले हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कार्बी एंगलों का पठार या मेघालय का पठार। मेघालय या कार्बी एंगलों का पठार, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टार मार्क कर लेना। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टार मार्क कर लेना, 3 स्टार इसको हम देंगे। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेघालय के पठार को भारत के अन्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग कौन करता है? अलग करने वाली भौगोलिक क्षेत्र है वो कौन है? उसके ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ऐसे पूछा जाएगा इसकी स्थिति कहाँ पे? तो ये कहाँ पे है? मेघालय में, इसीलिए इसको मेघालय का पठार कहते हैं। कहाँ पे है ये? तो मेघालय में। यहाँ से एक शब्द बार बार पूछा जाता है, एक टर्म है जिसका नाम है मालदा गेप। मालदा गेप, मालदा गेप से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मालदा गेप कहो या राजमहल गारो भ्रंश कहे, या राजमहल गारो भ्रंश। एक भ्रंश घाटी है। भ्रंश घाटी आपने देखा होगा किस प्रकार से बनती है। भ्रंश घाटी बनती है प्लेटों की, देखो प्लेटों की इस प्रकार जब गति होती है, ये जो प्लेटें हैं ये बीच में से टूट जाएगी या इस प्रकार से एक जो इसका जो बीच वाला हिस्सा है वो या तो धंस जाए, या बीच वाले हिस्सा गिरे और साइड वाले हिस्से क्या हो, थोड़े से ऊपर उठ जाए। तो इस प्रकार से बनती है भ्रंश। इस घाटी को क्या बोलते हैं? भ्रंश बोलते हैं। और इसको बोलते हैं होस्ट, इस प्रकार से इसको बोलते हैं। तो भ्रंश घाटी इस प्रकार बनती है। यहाँ के इसी प्रकार का क्षेत्र है, क्योंकि ये जो मेघालय का पठार है और इधर हम देखते हैं भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा जहाँ पे हम देखते हैं छोटा नागपुर का पठार, तो वो थोड़े ऊपर उठे हुए भाग है। और ये क्या है? थोड़ा सा भ्रंश घाटी वाला क्षेत्र है, थोड़ा नीचे धंसा हुआ क्षेत्र है, जिसे किस नाम से जानते हैं? मालदा गेप के नाम से जानते हैं। तो ये मालदा गेप है। मालदा गेप कहे या राजमहल गारो, क्योंकि यहाँ पे राजमहल पहाड़ियां छोटा नागपुर के पठार की तरफ है और गारो पहाड़ियां कहाँ पे है? मेघालय की तरफ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये मालदा गेप क्या काम करता है। ये इस जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि यह मेघालय के पठार को भारत के शेष प्रायद्वीपीय पठार से अलग करता है। ये इसकी विशेषता है। मेघालय के पठार को प्रायद्वीपीय भारत से अलग करने का कार्य कौन करता है? तो मालदा गेप या राजमहल गारो भ्रंश करता है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये जो मालदा गेप है इसकी स्थिति कहाँ पे है? पश्चिमी बंगाल में स्थित है। पूछा जाएगा मालदा गेप कहाँ पाया जाता है, इसकी स्थिति कहाँ पे है? इसकी स्थिति कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल में इसकी क्या है? स्थिति है।
जो मेघालय के पठार को भारत के शेष प्रायद्वीपीय भारत से अलग करता है। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम देख लेते हैं किस प्रकार से, ये डिटेल आपने लिखी होगी। अब इसका छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। ये आपने लिख लिया होगा, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसके डायग्राम को। इस प्रकार से हमारा ये प्रायद्वीपीय भारत है और ये हमारा यहाँ पे मेघालय का पठार है। क्या है? मेघालय का पठार है। इस मेघालय के पठार में 3 पहाड़ियां हम देखने को मिलेगी, गारो, खासी और जयंतिया। ये तीनों पहाड़ियां कुछ एक कीप की आकृति में बनी हुई है। फिर यहाँ पे आता है मालदा गेप, पश्चिम बंगाल की तरफ आता है कौन? मालदा गेप। मालदा गेप, ये गारो पहाड़ियां हैं। और इस तरफ छोटा नागपुर की तरफ है राजमहल पहाड़ी, राजमहल पहाड़ियां। फिर आता है हमारा ये प्रायद्वीपीय भारत। तो इस प्रायद्वीपीय भारत को मेघालय के पठार से अलग करने का कार्य कौन करता है? मालदा गेप करता है। ये है प्रायद्वीपीय भारत। मेघालय का पठार भी इसी प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, लेकिन इसे अलग कौन करता है? तो मालदा गेप इन दोनों को अलग करता है। ये गारो पहाड़ियां हैं, खासी और जयंतिया, तीनों पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंती। इन तीनों पहाड़ियों के नाम है जो यहाँ की जनजातियों पर रखे गए हैं। गारो पहाड़ियों में सर्वाधिक गारो जनजाति रहती है, खासी पहाड़ियों में खासी जनजाति और जयंतिया पहाड़ियों में जयंतिया जनजाति सर्वाधिक यहाँ पे निवास करती है। उन्हीं जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों के नाम रखे गए हैं। ये जो तीनों पहाड़ियां हैं कीपनुमा आकृति में, कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से ये तीनों पहाड़ियां यहाँ पे कीप किया करती है। इसीलिए जब बंगाल की खाड़ी का जो मानसून यहाँ पे आता है तो इसके अंदर ये रह जाता है मानसून। इसी कारण यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र बनता है। यहाँ पे है मासीनराम, मासीनराम, और इसी के पास में है चेरापूंजी, चेरापूंजी, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? मासीनराम या चेरापूंजी, जो कहाँ पे है? मेघालय में। इसी मेघालय के पठार में स्थित है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों के मध्य का ये क्षेत्र है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ये मेघालय के पठार की सर्वाधिक विशेषता मानी जाती है। सबसे अच्छी विशेषता यही है, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र पाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो इसी मेघालय के पठार में पाया जाता है। गारो, खासी, जयंतिया, जहाँ पे कौन सी क्षेत्र है? मासीनराम और चेरापूंजी है, जहाँ पे विश्व में सर्वाधिक बारिश होती है। इसका ये डायग्राम आप बना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यदि हाथ से बना लिए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। अब लिख लेते हैं इसकी डिटेल। बाकी हमने इसके बारे में चर्चा कर ली है, अब डिटेल इसकी लिखनी है नोट्स के रूप में, वो भी लिख लेते हैं। तो लिखेंगे जो मेघालय का पठार है भारत के प्रायद्वीपीय पठार का सबसे पूर्वी हिस्सा है। कैसा हिस्सा है? पूर्वी विस्तार है। तो लिखेंगे यह प्रायद्वीपीय भारत का सबसे पूर्वी विस्तार है, सबसे पूर्वी विस्तार है, सबसे पूर्वी विस्तार है, जिसे जिसे मालदा गेप प्रायद्वीपीय भारत से अलग करता है, अलग करता है। तो इस प्रकार से हम इसके बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे इस पठारी क्षेत्र में, इस पठारी क्षेत्र में गारो, खासी, जयंतिया जनजातियां निवास करती है, निवास करती हैं, जिनके नाम पर यहाँ की पहाड़ियों के नाम रखे गए हैं, नाम रखे
गए। लिखेंगे गारो, खासी व जयंतियाँ, पहाड़ियाँ कीप नुमा आकृति में फैली हुई है। कीप नुमा आकृति में फैली हुई। ये आपने लिख दिया होगा, साथ साथ में नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट आप ले लेना, बाद में आप इसको लिखते रहना। बढ़ते हैं आगे, लिखते हैं इसके बारे में कुछ और डिटेल। ये जो गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियां हैं कीपनुमा आकृति में है, इसी कीपनुमा आकृति की वजह से इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। देखेंगे मेघालय का पठार विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला प्रदेश है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला प्रदेश कौन है? तो मेघालय का पठार या कार्बी एंगलोंग का पठार। लिखेंगे इस प्रदेश में मासिनराम व चेरापूंजी स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है, जो बंगाल की खाड़ी के मानसून पर आधारित है। तो इस प्रकार से हमने बात किसके बारे में की? मेघालय या कार्बी एंगलोंग के पठार के बारे में बात की। मेघालय का पठार विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला पठारी क्षेत्र है, प्रदेश है। इस क्षेत्र में मानसीनराम व चेरापूंजी स्थान स्थित है, जहाँ पर बंगाल की खाड़ी के मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी कौन सा है? मासिनराम या चेरापूंजी, जो कहाँ पे स्थित है? मेघालय में स्थित है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों के मध्य का ये क्षेत्र है, जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। बाकी जब हम मानसून का टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर ये सारी डिटेल देखेंगे, चेरापूंजी और मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा कैसे होती है। उसके बाद में यहाँ पर एक और प्रमुख क्षेत्र है जिसका नाम लिखेंगे हम नोकरेक। ये आपने लिख लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नोकरेक के बारे में। नोकरेक, ये क्या है नोकरेक? बार बार यहाँ से क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं? इसलिए पूछे जाते हैं कि यह है मेघालय के पठार की सर्वोच्च चोटी है। सर्वोच्च चोटी है तो क्वेश्चन क्यों पूछे जाएंगे? क्योंकि यह है भारत के 18 जैव मंडल रिजर्व क्षेत्रों में शामिल है। इसीलिए यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोकरेक जैव मंडल रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? मेघालय के पठार में स्थित है। मेघालय की सर्वोच्च चोटी भी है, इसलिए यहाँ से बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं नोकरेक के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन आपके आरएस के मेन एग्जाम में भी पूछे जाएंगे कि नोकरेक क्या है, इसके ऊपर 20 शब्दों में लिखे। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्री में पूछा जा सकता है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे बार बार बनते हैं। अब देखते हैं, हमने बात की थी ये जो प्रायद्वीपीय भारत था, इसको हमने दो भागों में पढ़ना प्रारंभ किया था। सबसे पहले एक तो पठारों के आधार पर, दूसरा पर्वतमालाओं के आधार पर। तो पठारों के आधार पर हमने इसका अध्ययन कर लिया है। अब हम बात करेंगे पर्वतमालाओं के आधार पर इसका अध्ययन करना है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये आपने लिख लिया होगा। बढ़ते हैं आगे।
पर्वतमालाओं में सिर्फ हम देखेंगे यहाँ की प्रमुख पर्वतमालाएं कौन कौन सी है। तो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। इसी प्रायद्वीपीय भारत में इस प्रकार से हमारा ये प्रदेश है। इधर पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट। इन दोनों भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी हम देख रहे थे प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। तो इस प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख पर्वत चोटियां कौन कौन सी है वो देखो। एक तो यहाँ पे आती है हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद आती है यहाँ पे विंध्यन पर्वत श्रृंखला। विंध्यन पर्वत श्रृंखला, तो ये हमारी कौन है? विंध्यन पर्वत श्रृंखला है। इसी विंध्यन पर्वत श्रृंखला के बाद में आती है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। इस तरफ हमारी आती है राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल पर्वत श्रृंखला। राजमहल की पहाड़ियां। फिर हम देखेंगे पश्चिमी घाट की तरफ। यहाँ पे कुछ पहाड़ी क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं सह्याद्री। सह्याद्री कहते हैं। फिर बात आती है पूर्वी घाट की। फिर इस तरफ पूर्वी घाट में कुछ पहाड़ियां जिसे हम पूर्वी सरकार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पूर्वी सरकार के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ की कुछ पहाड़ियां हैं जिसके बारे में भी आप ध्यान में रखना। कौन कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्यन पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने बात की पूर्वी पठार के बारे में। तो इस पर किसी प्रकार से आज हमारा भारत का प्रायद्वीपीय भारत का जो हम वर्गीकरण देख रहे थे जो पूरा हो चुका है। अब हम बात करेंगे भारत के ये जो समुद्र तटीय क्षेत्र है जिसमें हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में पढ़ेंगे। तो कल से हमारी जो अगली क्लास होगी वो किसके बारे में होगी? पश्चिमी घाट के बारे में होगी। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने साथियों को ये कंटेंट। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।